इतिहास में कुछ साम्राज्य सिर्फ राज नहीं करते, वो पूरी दुनिया की दिशा बदल देते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, एक ऐसा भारत जहां सोने के सिक्के खुलेआम बाजारों में चलते थे, जहां विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जहां एक गणितज्ञ ने दुनिया को शून्य दिया और जहां एक सम्राट की तलवार से पूरा आर्यावर्त कांप उठता था। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी है भारत के स्वर्ण युग की, गुप्त साम्राज्य की। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट बिगिंस। चौथी शताब्दी का भारत मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। हर दिशा में संघर्ष था, सत्ता के लिए युद्ध था और भारत अपनी खोई हुई एकता तलाश रहा था। तभी मगध की धरती से एक नया राजवंश उभरता है, गुप्त वंश। शुरुआत होती है एक छोटे से शासक श्रीगुप्त से, लेकिन इतिहास बदलता है उसके वंशज चंद्रगुप्त प्रथम के हाथों। चंद्रगुप्त केवल राजा नहीं था, वह एक दूरदर्शी रणनीतिकार था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके उसने केवल एक रिश्ता नहीं बनाया, उसने उत्तर भारत की राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ दिया। और फिर भारत ने देखा एक ऐसा योद्धा जिसकी तुलना इतिहासकारों ने नेपोलियन से की, समुद्रगुप्त। एक ऐसा सम्राट जो युद्धभूमि में बिजली की तरह टूट पड़ता था। उत्तर भारत के राजाओं को उसने झुका दिया, दक्षिण भारत तक अपनी सेना लेकर पहुंचा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी नीति थी। वह हर जीते हुए राज्य को नष्ट नहीं करता था। कई राजाओं को उनका राज्य वापस देकर उन्हें अपना अधीन बना लेता था। यही वजह थी कि उसका साम्राज्य केवल भय से नहीं, सम्मान से भी चलता था। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों को अमर कर दिया गया और उसकी स्वर्ण मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। एक योद्धा जो संगीत भी जानता था। फिर आता है वो शासक जिसके समय में गुप्त साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे दुनिया विक्रमादित्य के नाम से जानती है। उसके शासन में भारत केवल शक्तिशाली नहीं बना, बल्कि सांस्कृतिक रूप से जगमगा उठा। उसके दरबार में बैठे थे भारत के महानतम विद्वान, उनमें सबसे प्रसिद्ध कालिदास, जिसने शब्दों से ऐसी दुनिया रची जिसे आज भी संस्कृत साहित्य का शिखर माना जाता है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये केवल ग्रंथ नहीं थे, ये भारत की आत्मा थे। लेकिन गुप्त काल की सबसे बड़ी शक्ति केवल साहित्य नहीं थी, बल्कि विज्ञान था। एक युवा गणितज्ञ ने आसमान की ओर देखा और दुनिया की सोच बदल दी। आर्यभट्ट, उसने कहा पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। उस समय जब दुनिया अंधविश्वास में डूबी थी, आर्यभट्ट ने गणित में शून्य और दशमलव जैसी अवधारणाओं को आगे बढ़ाया और मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। गुप्त काल में भारत की कला भी अपने चरम पर थी। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र आज भी उस युग की सांसें महसूस कराते हैं। पत्थरों में उकेरी गई मूर्तियां मानो बोल उठें। मंदिरों की वास्तुकला इतनी संतुलित, इतनी भव्य कि आने वाले सदियों तक वही भारतीय स्थापत्य की पहचान बनी। और फिर शिक्षा। नालंदा, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्यार्थी आते थे। यह केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह ज्ञान का महासागर था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह गुप्त साम्राज्य का सूरज भी ढलने लगा। उत्तर पश्चिम से हूनों के आक्रमण शुरू हुए। कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे भारत का स्वर्ण युग इतिहास बन गया। लेकिन आज भी जब भारत के महानतम युगों की बात होती है तो गुप्त काल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि यह केवल राजाओं का समय नहीं था, यह वह युग था जब भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, साहित्य दिया और सभ्यता का नया अर्थ दिया। यह था गुप्त साम्राज्य, यानी भारत का स्वर्ण युग।